बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट देखें थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन किसे कहते हैं? थर्मल या थर्मो जहाँ पे भी आ जाएगा मतलब हो जाएगा हीट, और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। तो लिहाजा जब चीज़ों को जो है ना वो हीट करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करने से उनके साइज़ में इजाफा हो जाता है, और ये चीज़ जो होती है वो थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। एक्चुअली जब हम चीज़ों को हीट करते हैं, हीट करने के बाद उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। वो एनर्जी गेन करते हैं, उनकी एनर्जी जैसे गेन करते हैं तो उनकी जो पार्टिकल्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ वाइब्रेट करते हैं। तेज़ी के साथ वाइब्रेट करते हुए एक दूसरे को हिट करते हैं। ऐसे में उन दोनों इन सब के दरम्यान में जो गैप्स होते हैं, थोड़े सा फासला, वो इंक्रीज़ हो जाता है, और गैप इंक्रीज़ होने से जो है उनके दरमियान में जो थोड़े से लेंथ जो है उनकी, या फिर उनका वॉल्यूम भी कह लें या उनका साइज़ कह लें, पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह जो है इन सब के अंदर डिफरेंट होता है। सबसे पहले देखें थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अंदर जो है वो दो किस्म का एक्सपेंशन होता है। एक तो एक लीनियर एक्सपेंशन होता है, और दूसरा जो है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। सो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वन डायमेंशनल होता है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम डायमेंशनल वगैरह जो है ना वो होता है। अब लीनियर कहते हैं लाइन से निकला है, स्ट्रेट लंबाई में, जब सिर्फ एक ही डायमेंशन में, सिर्फ एक डायमेंशन मतलब सिर्फ लेंथ में इजाफा होगा हीट करने से, तो ये जो है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड। कहते हैं व्हेन अ सॉलिड रॉड इज हीटेड इट्स एटम्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेट विद ग्रेट एम्पलीट्यूड अबाउट देयर मीन पोजीशन। कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से उनके दरमियान में जो सेंट्रल में जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से उनके जो रॉड है उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। तो ये जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी लेंथ में इजाफा हुआ, तो ये जो है ये लाइन एक डायमेंशन में हुआ, तो ये लीनियर जो है वो एक्सपेंशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोड। ओरिजिनल लेंथ क्या है? जो शुरू में थी, बिल्कुल स्टार्ट में थी, उसको एल नॉट से जो है वो डिनोट किया जाता है, एल नॉट, ठीक है, इनिशियल लेंथ। और ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो इंक्रीज हो जाएगी वो ओरिजिनल लेंथ के, जितनी ओरिजिनल लेंथ होगी उसके हिसाब से ही वो इंक्रीज होती है। जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल नॉट है। फॉर एग्जांपल एक रॉड है, इनिशियली तौर पर उसकी लंबाई जो लेंथ है वो इनिशियल लेंथ एल नॉट है। हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद उसकी लेंथ में इजाफा हुआ, थोड़ा हुआ, कम हुआ, लेकिन वो कुछ इजाफा हुआ जो कि एल कहलाया, और ये जो चेंज इन लेंथ आ गई इसको डेल्टा एल कहा गया। क्योंकि ओरिजिनल तौर पर ये थी, हीट किया तो यहाँ तक चलेगी, तो जितना चेंज आया वो डेल्टा एल होता है। और इनिशियल टेम्परेचर, जो ओरिजिनल टेम्परेचर था या इनिशियल टेम्परेचर था, ओरिजिनल टेम्परेचर, इसको टी नॉट कहते हैं। अब जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ हमारे पास है डेल्टा एल, वो डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल चेंज हुआ है। सो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, ओरिजिनल लेंथ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना सा रॉड लें, उसको हीट करें तो इतना बड़ा आ जाए, नहीं, जो लेंथ में उसकी इजाफा हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल लेंथ में। अगर पहले से उसकी लेंथ ज़्यादा थी तो उसमें हीट करने के बाद इजाफा भी ज़्यादा होगा। अगर ओरिजिनल कम थी तो फिर हीट करने से इजाफा भी कम होगा। तो लिहाजा जो चेंज इन लेंथ है ये ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली जो चेंज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी नॉट के होता है ओरिजिनल टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा चेंज करेंगे तो ज़्यादा इसके साथ आ जाएगा। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, पहले जो है वो टी नॉट था, जैसे जैसे चेंज होता गया फिर उसको डेल्टा टी, जितना टेम्परेचर चेंज करेंगे उसके हिसाब से लंबाई में इजाफा होगा। पहली बार आपने जो है वो इसको
हीट कर दिया सिंपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, थोड़ा सा इजाफा होगा। अगर आप ज़्यादा गर्म कर देंगे तो इसके इजाफा जो है उससे भी ज़्यादा लंबाई में इजाफा होता जाएगा। अब इनकी जगह पे इन दोनों को इकट्ठा कर दें, दोनों को कंबाइन करके लिखें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल नॉट डेल्टा टी। अब डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदल देता हूं, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल नॉट डेल्टा टी। ये जो अल्फा है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि जब आप इक्वलिटी को प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हमें किसी कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, लिहाजा हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाया वो अल्फा लगाया। अगर मैंने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। यही उसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कांस्टेंट की वैल्यू है। तो लिहाजा इसको मैं कह सकता हूं अल्फा को, इसको यानी कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल, मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा एल क्या है, ये है चेंज इन लेंथ ओवर एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ, एंड इनटू चेंज इन टेम्परेचर, साथ में चेंज इन टेम्परेचर भी है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, जितना पहले था और जितना बाद में था आपने हीट करने के बाद आया जो, तो ये चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। ये जो है ना वो इस तरीके से हम जो है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, फिर डेफिनेशन ये यहाँ से निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ है ना, तो फ्रैक्शनल का मतलब ओवर, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन चेंज, ओरिजिनल लेंथ चेंज पर केल्विन चेंज मतलब टेम्परेचर के हिसाब से जितनी चेंज होती है, ठीक है, तो उतनी चेंज हो जाए। अगर उसका टेम्परेचर चेंज करे अप टू 1 केल्विन, अगर 1 केल्विन तक चेंज करेगा तो इसको जो है वो थर्मल लीनियर एक्सपेंशन कहा जाएगा, और इसका यूनिट जो है वो पर केल्विन होता है, के ऊपर -1 आता है, पर केल्विन होता है। अब जिस तरीके से लेंथ में इजाफा हुआ है बिल्कुल वैसे ही वॉल्यूम में भी इजाफा होता है। ये तो अपने एक लंबा रॉड ले लिया, अब अगर हम कोई क्यूबॉइड ले लेते हैं, हमने क्यूबॉइड ले लिया तो उसकी लेंथ में भी इजाफा होगा, विड्थ में भी इजाफा होगा, हाइट में भी इजाफा होगा, तीनों, ठीक है ना, वो तो एक सॉलिड की शेप ऐसी है, तीनों तरफ इजाफा होगा। अब बिल्कुल सेम जो है वो लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन की इक्वेशन होती है, सिर्फ जहां पे लेंथ आता है वहां पे वॉल्यूम और वी आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही पहली बार हमारे पास इक्वेशन में क्या था, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, तो इसके हिसाब से जहां एल है वहां पे वी लगा देंगे हम। हमारे पास आ जाएगा इस पूरी इक्वेशन के हिसाब से कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नॉट, इसका भी वही हिसाब है कि ओरिजिनल तौर पर इसका जो वॉल्यूम था वो वी नॉट था, हमने इसका टेम्परेचर ओरिजिनल टेम्परेचर टी नॉट था, हमने इसको टेम्परेचर टी नॉट से टी कर दिया, इसका वॉल्यूम वी नॉट से वी हो गया, इंक्रीज हो गया, जो चेंज होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, जो चेंज इन वॉल्यूम आया। इसी तरीके से डेल्टा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा टी के। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नॉट डेल्टा टी, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू, अब लीनियर एक्सपेंशन का कांस्टेंट क्या था अल्फा, इसका हो जाएगा बीटा, वी नॉट डेल्टा टी। अगर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। तो इसमें भी यही लिखेंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम जो बीटा है, बीटा जो है एक्सपेंशन जो है थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन का कांस्टेंट वो किसके बराबर होगा, चेंज इन वॉल्यूम ओवर चेंज इन टेम्परेचर इनटू ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ।
जितनी भी ओरिजिनल टेम्परेचर था उसके वॉल्यूम था उसके हिसाब से इनके दरमियान में रेशो होगी, और इसका यूनिट भी पर केल्विन ही होता है, क्योंकि वॉल्यूम दोनों काट जाएगा, नीचे सिर्फ बचा टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस केल्विन हो जाएगा। सो ये जो है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है ये 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम का इजाफा जो है उसके लीनियर एक्सपेंशन का 3 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि लेंथ में सिर्फ और सिर्फ लंबाई इजाफा होता है, जबकि वॉल्यूम एक्सपेंशन में लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों चीज़ों में इजाफा होता है। नेक्स्ट टॉपिक, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर एक्सपेंशन, इससे पहले हमने सॉलिड्स में पढ़ी। सॉलिड में जो है ना वो लीनियर एक्सपेंशन है और उसके वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन होती है। सिमिलरली जो है थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स हैं ये भी हीट करने के ऊपर फैलते हैं, ठीक है। जब ये इनके अंदर इजाफा होता है तो ये जो एक्सपेंशन है वो थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। लेकिन इनकी जो एक्सपेंशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें जो है वो साथ में रियल और अपेरेंट जो है वो दोनों डिफरेंट उसकी एक्सपेंशंस होती हैं। जो आपको एक्चुअल नज़र आ रही होती है वो कुछ और होती है, जो अपेरेंट होती है वो कुछ और होती है। जो रियल एक्सपेंशन होती है, रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, कि जब हीट उसको अप्लाई की जाती है लिक्विड को डायरेक्टली तो वो एक्सपैंड करता है। जब वो एक्सपैंड करता है तो फिर उसका वॉल्यूम में थोड़ी सी चेंज आती है, इंक्रीज होता है, जिसको रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। जैसा कि रियल एक्सपेंशन जो थी इससे पहले लीनियर एक्सपेंशन, उसका कांस्टेंट क्या था हमारे पास, अल्फा, और जो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन थी उसका कांस्टेंट था हमारे पास बीटा। इसी तरीके से जो लिक्विड्स के अंदर एक्सपेंशन होगी उसका कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा गैमा। गैमा जो है ये बेसिकली लिक्विड एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है, और ये इक्वल हो जाएगा बीटा, यानी कि डेल्टा वी नॉट इंटू डेल्टा टी, जो हमने पीछे इसके अलावा पहले पढ़ चुके हैं। जबकि अपेरेंट वॉल्यूम जो है ना एक्सपेंशन क्या होता है, कहते हैं व्हेन वी हीट अ लिक्विड इन द कंटेनर देन इंक्रीज इट्स वॉल्यूम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। इसके लिए आपको ये एक डायग्राम देखनी होगी। अब ये देखें, ये डायग्राम जिसमें राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं, और इसके अंदर हमने एक कॉर्क के साथ एक बारीक सी कैपिलरी ट्यूब जो है वो इसके अंदर डाल दी, और इसके अंदर कलर्ड लिक्विड डाला। कलर्ड लिक्विड डालने के बाद इनिशियली तौर पर जहाँ पे उसका ये लिक्विड का लेवल था, जहाँ तक ये लिक्विड था उसको हमने V1 कह दिया, और हमने इसको हीट करना शुरू किया। हीट करेंगे तो ये जो है वो V3 तक चला जाएगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि जब हम इसको हीट करते हैं तो पहले इसका लेवल फॉल करता है, ये V1 से V2 तक आएगा। V2 तक आने के बाद थोड़ी देर के बाद ये इसका जो लेवल है अंदर लिक्विड कलर्ड वाटर का वो V3 तक चला जाएगा। अब देखने में तो आपको जो अपेरेंट एक्सपेंशन है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे V1 से V3 तक हुआ है, बट एक्चुअल तौर पे ये V2 से V3 तक आया है। उसकी वजह है कि जब हमने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद ये जो सबसे पहले राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये सबसे पहले ये एक्सपैंड करेगा। जब ये एक्सपैंड कर जाएगा, फ्लास्क एक्सपैंड कर जाएगा, तो ऐसी सूरत में वाटर का लेवल थोड़ा सा पहले नीचे गिरेगा। जब नीचे जाएगा तो लेवल यहाँ तक आ जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब ये लिक्विड जो भी हमने फ्लूइड अंदर डाला हुआ है, जब ये हीट गेन करता है, ये गर्म होता है, तो ये एक्सपैंड करता है। ऐसी सूरत में फिर इसका जो है वॉल्यूम V3 तक जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि बहुत बारीक होती है, और थोड़ी सी भी अगर चेंज आ जाती है वॉल्यूम में तो उसको जो है हम इजीली नोट कर सकते हैं। सो जो रियल एक्सपेंशन होगा, रियल एक्सपेंशन वो हमारे पास है यहाँ से V2 से लेकर V3 तक, जबकि अपेरेंट जो हमें लग रहा है वो है V1 से V3 तक। ये जो है वो रियल और अपेरेंट एक्सपेंशन होता है। ये सारा लिखा हुआ है। कहते हैं द हीट फर्स्ट रीचेज द ग्लास फ्लास्क विच एक्सपेंड फर्स्ट एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस।
जैसे मैंने बताया ये फ्लास्क बढ़ता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो इसका जो लेवल है वो पहले नीचे गिरेगा, उसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। सो जो एक्चुअल एक्सपेंशन है लिक्विड का, जो एक्चुअल एक्सपेंशन होगा लिक्विड का वो जो है इज ग्रेटर देन अपेरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, देखने में तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तक, ये से यहाँ तक गया, लेकिन एक्चुअल वो यहाँ से यहाँ तक चला गया है। ऐसी सूरत में जो टोटल हमारे पास लिक्विड का एक्सपेंशन होगा वो गैमा, वो किसके बराबर हो जाएगा कि वो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इस लिक्विड और सॉलिड दोनों के एक्सपेंशन के इक्वल आ जाएगा, उनको सम करके आएगा। इसलिए इसको जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है लिक्विड्स के अंदर एक्सपेंशन, क्योंकि पहले जिस कंटेनर में डाला जाता है वो एक्सपैंड करता है, बाद में जो है ना वो लिक्विड जो भी हमने डाला होगा वो एक्सपैंड करेगा। नेक्स्ट देखें, एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो इनके यूजेस देखते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम इनको अप्लाई करते हैं, उनमें सबसे पहले थर्मोमीटर। मरकरी के अंदर जो थर्मोमीटर है, जिसको कि हम टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर कह लें, जिसको कि हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल होती है। उसमें अल्कोहल वो अंदर बारीक सी कैपिलरी ट्यूब के अंदर होता है। अब जैसे ही मरकरी को हीट मिलती है, चाहे आप उसको अपने मुंह में रख लें, हाथ में पकड़ लें, तो उसका टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है तो वो फौरन राइज करती है, ऊपर की तरफ जाती है, एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ जाती है। जैसे एक्सपैंड करके जाती है तो जहाँ तक रीडिंग होती है वो हम जो है उस से रीडिंग ले लेते हैं और उतना टेम्परेचर होता है। ऐसे ही बायोमेटल स्ट्रिप्स, बाय कहते हैं दो को, बायोमेटल स्ट्रिप्स क्या होता है कि इसमें दो मेटल्स जो है वो लगाई जाती हैं, नीचे जो है वो मेटल और होती है, ऊपर मेटल और होती है, लाइक आयरन एंड कॉपर, आयरन एंड ब्रास, ये दो मेटल्स जो है डिफरेंट मेटल्स लगा दी जाती हैं। अब जब दो डिफरेंट मेटल्स हैं तो दोनों के जो एक्सपेंशन है वो डिफरेंट है, कोई ज़्यादा एक्सपैंड करती है, कोई कम एक्सपैंड करती है। अब ये जैसे कि ये बायोमेटल स्ट्रिप है इनिशियली तौर पर, अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो जैसे हम हीट करेंगे तो नीचे वाली का एक्सपेंशन ज़्यादा है और ऊपर वाले का कम है, तो ये क्या करेगी, हल्की सी यहाँ से टर्न कर जाएगी। ये स्ट्रेट है तो यहाँ से टर्न हो जाएगी, जैसे टर्न हो जाएगी ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। अब ये जो यूज़ होता है ना, ये थर्मोस्टेट्स में यूज़ होता है। ये जो रेफ्रिजरेटर्स और एसी वगैरह के थर्मोस्टेट होते हैं, जिससे आप उसका टेम्परेचर सेट करते हैं, उसके अंदर यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज कि आपने जो है वो अपनी रेफ्रिजरेटर को 4 पे फिक्स कर दिया या 5 पे फिक्स कर दिया है, तो ये उस सूरत में ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। अगर ये एक्सपैंड ज़्यादा करता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा करेगा। सो जब तक तो एक टेम्परेचर एक नॉर्मल रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही उस रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा तो इसकी एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये यूँ एक्सपैंड करेगी और एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी लाइव वायर के दरमियान में लगा दिया जाता है। ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं, करंट फ्लो करना शुरू करता है, कंप्रेसर ऑन हो जाता है। कंप्रेसर ऑन होता है, वो दोबारा कूलिंग करना शुरू कर देते हैं। जब एक ख़ास टेम्परेचर जो हमने फिक्स किया हुआ है वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा किया है, एक्सपैंड ज़्यादा किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करके पीछे आ जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। ऐसे में इन दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, आगे इलेक्ट्रिसिटी या करंट का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा और जो कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाएगा, वर्किंग बंद कर देगा, कूलिंग बंद हो जाएगी उसकी। सो ये ऐसे जो है यूज़ की जाती है बायोमेटल स्ट्रिप्स जो है थर्मोस्टेट्स वगैरह में। एक्सपेंशन जॉइंट्स, अब ये उसकी एप्लीकेशंस है। एक्सपेंशन जॉइंट्स मतलब कि जब एक्सपेंशन हो तो जॉइंट्स जो हैं वो उनके ऊपर इफेक्ट ना हो। असल में क्या होता है कि ये अक्सर ब्रिजेस के ऊपर आपने देखा होगा कि ऐसे जो है वो बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दी जाती है। अब सारे का सारा ब्रिज एक ही इकट्ठा ही सारा नहीं बना दिया जाता, बल्कि क्या किया जाता है कि उसके दरमियान में छोटे छोटे से पीसीस, यानी कि उसको डिफरेंट पीसीस के साथ मिला के और दरमियान में खाली स्पेसेस छोड़ दी जाती हैं। अगर सारे का सारा जो है वो एक इकट्ठा ही पूरे का पूरा ब्रिज बना दिया जाएगा तो ऐसी सूरत में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, हीट होगी, तो वो एक्सपैंड करेगा, कंक्रीट भी एक्सपैंड करेगी और उसके अंदर जितना भी हमारा आयरन, लोहा, सरिया इस्तेमाल हुआ है वो भी एक्सपैंड करेगा। जब वो एक्सपैंड करेगा तो क्रैक्स आ जाएंगे। इसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, एक्सपेंशन होगी तो कॉन्ट्रैक्शन भी होनी है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इसी तरीके से वो गैप्स अगर नहीं होंगे
तो वो फिर दोबारा क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए दरमियान में यहाँ पे क्रैक्स गैप्स रख दिए जाते हैं और बाद में जो है वो छोटे छोटे रोलर्स भी लगा दिए जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एक्सपेंशन की वजह से ये बिल्कुल साथ मिल जाएंगे। अक्सर जब हम ब्रिज के ऊपर जा रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें एक जर्क या एक झटका लगता है, वो यही वजह होती है कि हम इसके ऊपर से गुजर रहे होते हैं। अगर इस तरीके से नहीं किया जाएगा, इकट्ठा ही बना दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में ब्रिजेस टूट जाएंगे शदीद सर्दी और गर्मी में। इसी तरीके से ये रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं उसके दरमियान में छोटा दरमियान में गैप रखा जाता है और इसको नीचे नट के साथ जोड़ देते हैं, जिसको फिश प्लेट्स कहा जाता है। अब ये गैप्स रखने का मकसद ये है कि जब शदीद गर्मी होगी तो ये एक्सपैंड करके दोनों आपस में मिल जाएंगे। अगर ये पहले बिल्कुल सीधा बना देंगे तो ज़्यादा गर्मी और ऊपर से ट्रेन का वजन, प्रेशर भी आ जाएगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो ये एक्सपैंड होकर ट्रैक टेढ़े हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर लिड जो है वो किसी भी बॉटल का बंद हो जाए, टाइट बंद हो जाए, ना खुल रहा हो, आप थोड़ा सा गर्म पानी के उसके ऊपर फेंक दें। जैसे फेंकेंगे तो ये हल्का सा एक्सपैंड होगा, इसको फिर खोला जा सकता है। इसी तरीके से जो है वो पावर लाइंस में भी इसी का यूज़ किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के पोल हैं या खंभे हैं, उनको जब जोड़ा जाता है तो दरमियान में तार जो होती है उसको ऐसे सैग रखा जाता है। सैग मतलब ऐसे झुकाव रखा जाता है, बिल्कुल सीधी सीधी तार जो है ना वो नहीं जोड़ दी जाती। इसकी भी वजह यही एक्सपेंशन है। अब जब गर्मियां हैं, अगर बिल्कुल सीधी इन्होंने जोड़ दी है तो गर्मियां हैं फिर तो चलो ठीक है, गर्मी में क्या होगा, एक्सपैंड करके ये हल्का सा गैप आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आएगा, सर्दियां आएगी, तो ये जो गैप है ये तो पहले एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ से टूट जाएंगी नीचे। ऐसे में जो है ना वो इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी, टूट जाएंगी। अब डिजाइनिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मशीनरी। अब ये क्या होता है कि डिफरेंट, पीछे हमने पढ़ा भी है, बकायदा टेबल भी पूरा आपकी बुक में गिवन है कि हर एक चीज़ जो है डिफरेंटली उसका एक्सपेंशन डिफरेंट होता है। कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं, कुछ चीज़ें कम एक्सपैंड करती हैं। तो लिहाजा हम इस एक्सपेंशन को जहन में रखते हुए किसी भी मशीन को डिज़ाइन करते हैं। ऐसे डिज़ाइन नहीं करते, उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि वो इतने टेम्परेचर तक बियर कर सके, इतने टेम्परेचर तक बियर वो नहीं कर सकता। जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, ये हम हमेशा जो है वो बनाएंगे, मैक्सिमम जो है वो स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं ताकि जंग भी ना लगे, ताकि इनको धोया भी जा सके और खाना भी अच्छा बने। यही अगर हम कॉपर की जगह पे बना लेंगे तो जब उसके नीचे आप लोग आग लगाएंगे वो रेड हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। वो इसका क्योंकि उसका जो है ना वो एक्सपेंशन और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लो होते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। कॉन्सिक्वेंसेज वो हमने सारे ऊपर पढ़ लिए हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। कंक्रीट वगैरह जो है ना उसको एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए हम ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं ताकि उसको ब्रेक ना हो सके। फिश प्लेट्स होते हैं रेलवे ट्रैक्स के अंदर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखें एवेपोरेशन। एवेपोरेशन जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है वेपर्स में या गैस में विदाउट चेंजिंग इन एनी टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ने चेंज नहीं होना, जबकि एवेपोरेशन के जरिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एवेपोरेशन कूलिंग प्रोसीजर है, कूलिंग प्रोसेस है और ये हर टेम्परेचर पे होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो फिर होगा, नहीं, ये हर टेम्परेचर पे हो जाएगा। चीज़ें इसके ऊपर ज़रूर इफेक्ट करेंगी, कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, लेकिन जो एवेपोरेशन है ये जो है ना वो हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है। असल में इसकी वजह क्या होती है कि जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी आपस में कोलिजन एक दूसरे से टकरा के, कंटेनर के साथ टकरा के जो है ना वो उनकी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही होती है। तो जिसकी एनर्जी हाई होती है वो एस्केप कर जाता है, वो ऐसे ज़्यादा एनर्जी वाले ऊपर बाहर की तरफ निकल जाएंगे, जो कम एनर्जी वाले वो नीचे रह जाएंगे। यही वजह है कि जो एवेपोरेशन है इट कॉजेज कूलिंग, ठंडक महसूस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात लें, नहाकर जो है वो सीधा पंखे के नीचे आ जाएं तो आपको सर्दी महसूस होती है। इसकी वजह यह है कि जो ज़्यादा टेम्परेचर वाले होते हैं वो एवेपोरेट कर जाते हैं और जो पानी के कतरे आपके जिस्म पे मौजूद उस वक्त होंगे वो वाले होंगे जिनका टेम्परेचर कम है, इसलिए आपको कूलिंग जो है ना वो इफेक्ट फील होता है।
एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये मैंने आपको ये बता दिया कि ज़्यादा एनर्जी वाले निकल जाते हैं और जो कम या लो काइनेटिक एनर्जी वाले हैं वो नीचे रह जाते हैं, इसलिए वो ठंडे होते हैं, तो वो आपको एक कूलिंग इफेक्ट देते हैं। नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवेपोरेशन के। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा एवेपोरेशन कम होगी ज़रूर, लेकिन बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, अगर आप कपड़ों को जो है वो धोकर उनको बाहर लटका देते हैं तो वो बड़ी जल्दी खुश्क हो जाते हैं। इसकी वजह के एवेपोरेशन वहाँ पे जो है ना वो टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल्दी वाटर एवेपोरेट हो जाता है वहाँ से। नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एवेपोरेशन का रेट होगा। क्यों? क्योंकि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो फैला हुआ होगा, जब फैला होगा तो ऐसी सूरत में ज़्यादा एरिया उसको एस्केप करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाने के लिए ज़्यादा मिल जाएगा। आपके पास अगर एक गिलास पानी है, आप एक गिलास पानी जो है वो धूप में रख दें और उतना ही पानी आप ज़मीन पे गिरा दें, बेशक जितनी मर्जी गर्मी हो, आप देखेंगे कि ग्लास वाला पानी जल्दी एवेपोरेट नहीं करेगा, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन जो आपने ज़मीन पे गिराया है, चूँकि वो सारा फैल गया है, वो फ़ौरन ही सारे का सारा एवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उसके साथ साथ एवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, नमी। अब जो ड्राई एयर होती है ये लेस ह्यूमिड होती है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स बड़े छोटे छोटे होते हैं, तो लिहाजा जब उसके अंदर पहले ही कम है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो वो ज़्यादा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो इस तरीके से अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नीचे पानी के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एयर में कम है। फ्रॉम हायर टू लोअर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो ऊपर से नीचे, ऐसी सूरत में रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। जबकि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हवा में नमी ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में जो है वो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाएगा। इसकी रीज़न जो है, जैसा कि रेनी सीज़न है, ठीक है, तो रेनी सीज़न के अंदर अगर आपको स्वेटिंग या पसीना आएगा तो वो खुश्क ही नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी हवा के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो जितनी जल्दी स्वेटिंग होगी उतनी जल्दी आपको जो है वो पसीना जितनी जल्दी आएगा वो साथ खुश्क भी हो जाएगा। लेकिन जब रेनी सीज़न होगा तो जो पसीना है वो खुश्क नहीं होगा। इसकी वजह, क्योंकि पहली हवा में के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसको चाहिए ही नहीं है पानी ऊपर, वो क्यों एवेपोरेट करेगा। लेकिन अगर शदीद गर्मी है तो गर्मी से ऊपर जो है ना हमारे एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाएगी, सारे के सारे एवेपोरेट वो तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे में ह्यूमिडिटी जो है ना वो कम हो जाएगी, तो जो भी स्वेटिंग या पसीना लिक्विड जो भी होगा वो फ़ौरन एवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट वन, विंड स्पीड। विंड स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होने से जो है ना वो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो भी स्पीड अप हो जाता है। क्यों? जब तेज़ हवा चलती है तो तेज़ हवा क्या करती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हवा के अंदर मौजूद होते हैं उनको उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, वहाँ पे फिर स्पेस खाली हो जाती है, फिर नीचे से जो है ना वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट करते हैं, हवा फिर उनको उड़ा के ले जाएगी। ऐसी सूरत में विंड स्पीड इंक्रीज करने से रेट ऑफ एवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। बहुत डिफरेंस है, एवेपोरेशन और बॉइलिंग बहुत डिफरेंस है। ठीक है, एवेपोरेशन जो है ये हर टेम्परेचर पर हो रहा होता है, जबकि बॉइलिंग जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, वाटर 100 पर ही बॉयल होगा, इससे पहले बॉयल नहीं होगा अगर प्योर वाटर अगर आपके पास है तो। जबकि जो एवेपोरेशन है वो तो हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है। जो एवेपोरेशन है, ठीक है, वो सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, जबकि बॉइलिंग जो है उसको हमें एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी तरफ से साथ में देनी पड़ती है। नीचे से उसको हम हीट करेंगे, आग जलाएंगे, जिसके बाद जो है ना वो करेगा। ठीक है, और जो एवेपोरेशन है इसका ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन बॉइलिंग का एक्सटर्नल प्रेशर से बड़ा ताल्लुक़ है। अगर आप पानी को वैसे बॉयल करते हैं तो वो 100 पे बॉयल हो जाता है, प्रेशर कुकर में करते हैं तो 120 पे होता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर उसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। यही अगर आप थोड़े हिली एरियाज, मरी और दूसरे एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे वाटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 86 पे बॉयल कर जाएगा, 82 पे बॉयल कर जाएगा, क्योंकि जब हम एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम है, पानी जल्दी बॉयल करेगा। यही अगर आप नीचे किसी गहरे इलाके जगह में चले जाएंगे तो वाटर फिर ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट होता है
साइड्स के, सराउंडिंग्स के, एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह के ऊपर, लेकिन जो एवेपोरेशन है इसका कोई नहीं। जबकि जो टेम्परेचर बॉइलिंग है ये इंक्रीज कर देता है, इर्द गिर्द का टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है बॉइलिंग। जबकि एवेपोरेशन मैंने बताया कूलिंग इफेक्ट देता है, ये इर्द गिर्द का टेम्परेचर जो है वो कम कर देता होता है। एवेपोरेशन जो है ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। आप पानी लें, उसको बड़े ड्रम में डाल दें, उसको हीट करें, 100 पे बॉयल करेगा। उसको एक आप ग्लास में डाल दें, फिर भी 100 पे ही बॉयल करेगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ही 100 है, इससे पहले नहीं करेगा। तो लिहाजा ये उनके अंदर बेसिक डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन की जो एप्लीकेशन है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बेसिकली सबसे पहले जो है ना वो रेफ्रिजरेशन यूजिंग एवेपोरेशन विदाउट CFC। CFCs होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एक्चुअली पहले जो है वो फ्रियॉन गैस, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डाइक्लोरोफ्लोरीन कहा जाता था, ये जो है वो रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ की जाती थी, ये कूलिंग के लिए यूज़ की जाती थी। लेकिन ये क्या होता है कि जब ये एटमॉस्फेयर में जाती है तो वहाँ पे ऊपर ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, O3 को O2 में कन्वर्ट कर देती है। ऐसी सूरत में जो ऊपर ओजोन लेयर है उसके अंदर जो है वो एक होल प्रोड्यूस हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो UV वो फिर नीचे आना शुरू हो जाती हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो इसके लिए फिर जो है उसका जगह पे हमने एवेपोरेशन वाला प्रोसीजर जो है ना वो यूज़ करना शुरू कर दिया कि इसमें उसको रेफ्रिजरेटर को कूलिंग इफेक्ट जो है हमने उसने करना शुरू कर दिया। इसमें क्या किया जाता है कि गैसेस लाइक डाइक्लोरो मीथेन अब यूज़ की जाती है। वो भी इसी तरीके से कि वो ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर पंप होता है, वो पंप जो है उस गैस को बाहर की तरफ फेंकता है। जैसे ही उसको वो बाहर की तरफ फेंकेगा, जैसे ही ये यहाँ से जाएगा ऐसे, तो आगे एक कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब वो बहुत बारीक सी ट्यूब होती है, तो पीछे से पाइप जो है वो बड़ा होता है और आगे कैपिलरी ट्यूब बहुत छोटी सी होती है। तो एक कंप्रेसर पीछे प्रेशर के साथ गैस को आगे भेज रहा होता है। तो जब गैस आगे जाती है, प्रेशर होता है, एकदम से उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से टेम्परेचर, प्रेशर तो इंक्रीज हो गया, प्रेशर तो पीछे लग रहा है, तो वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, वो ठंडी हो जाती है, बिल्कुल ठंडी, कूलिंग। तो उसको जो है वो रेफ्रिजरेटर के तमाम हिस्सों के अंदर घुमाया जाता है, तो वो उस हिस्से में सब ठंडक कर देगी। फिर कंप्रेसर के अंदर आती है, कंप्रेसर फिर उसको दोबारा यहाँ से भेजता है और उस गैस को फिर ठंडी करने के लिए दोबारा जो है ना अपनी हीट को रेडिएट करती है। रेडिएट कैसे कि रेफ्रिजरेटर के बैक साइड पे फिन्स लगे होते हैं, काले से रंग के जो है ना वो ऐसे पाइप से लगे होते हैं। तो जब उनके अंदर से गैस गुजरती है तो वो सारी की सारी हीट, अपनी जो गर्मी होती है वो बाहर फेंक देती है, सारी की सारी गर्मी अपनी बाहर फेंक देती है। फिर दोबारा कूल डाउन हो जाती है, फिर दोबारा कंडेंसर से गुजरती है, फिर दोबारा ठंडी होती है। इस तरीके से जब वो बार बार जो है वो जाती रहती है, तो ऐसी सूरत में वो कूलिंग करती है और चीज़ों को जो है वो ठंडा करना शुरू कर देती है। वो पूरा उस अपने जो रेफ्रिजरेटर के कैबिन्स होते हैं उनको ठंडा रखती है। नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन। अब खुराक को काफ़ी देर के लिए महफूज किया जा सकता है। अब अगर कोई भी खाने की चीज़ है वो उसके ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है क्योंकि उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होता है। अब वाटर, उसमें जो बैक्टीरिया है वो बड़ी जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। अगर हम ये वाटर जो है ना वो किसी तरीके से उसके अंदर से कम कर दें या रिमूव कर दें, तो फिर ऐसी सूरत में इस मसले को हल किया जा सकता है। हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें भी ऐसे किया जाता है, उनको खुश्क कर दिया जाता है, वाटर को मैक्सिमम एवेपोरेट कर दिया जाता है। ऐसी सूरत में वो ज़्यादा देर तक चलते हैं। ड्राइड मीट भी इसकी मिसाल है कि उनको सॉल्ट वगैरह लगा के धूप में रख दिया जाता है। जब वो गर्मी में काफ़ी देर पड़े रहते हैं तो वाटर एवेपोरेट हो जाता है, सॉल्ट तो वैसे उसका डिजॉल्व होके प्रिजर्वेटिव के तौर पे जो है ना वो उसको काम करता है। ऐसे में लंबी देर के लिए जो है ना वो खाने की चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है। प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट भी इसी तरीके से, सी सॉल्ट जो होता है, समंदर के पानी को ऐसे बड़े बड़े चैनल्स में ला के बिल्कुल बारीक सी लेयर में ऐसे बिछा दिया जाता है, सारा वाटर एवेपोरेट हो जाता है, नीचे सॉल्ट रह जाता है। एयर कंडीशन में भी वैसे ही होता है, ये भी जो है ना वेपोरेशन को जो है ना वो यूज़ करते हैं एयर को कूल करने के लिए, ठीक है। ये वार्म एयर को जो है ना वो ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर से ठंडी होकर दोबारा नीचे आती है, तो पूरा एक प्रोसीजर चलता रहता है जिसकी वजह से
गर्म हवा जो है वो थोड़ी सी ऊपर होगी, ऊपर से जो ठंडी हवा है वो नीचे आएगी, नीचे से फिर गर्म ऊपर चली जाएगी, तो पूरा एक कन्वेक्शन करंट की फॉर्म आ जाएगी। तो ये एक प्रोसीजर भी यूज़ किया जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर था, उसके अंदर भी गैस थी, बिल्कुल वैसे ही गैसेज और सब ये प्रोसीजर यही होता है। उसको फिर वो जो पाइप्स होते हैं, जो ठंडे पाइप होते हैं, वहाँ से फिर ब्लोअर के ज़रिए एयर पहले उनसे टकराती है, उनसे टकराने के बाद फिर बाहर निकलती है। जब उनसे टकरा के बाहर निकलती है तो वो एयर ठंडी हो चुकी होती है। तो ये भी एक प्रोसीजर यूज़ किया जाता है कूलिंग मेथड के लिए। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें इस नए सिलेबस से रिलेटेड सारी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।